आरक्षण को बुनियादी तौर पे समझने की आवश्यकता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये अफर्मेटिव एक्शन लाया किस लिए। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, जब तक हम लोग सुपरफिशियल लड़ाइयों में फंसे रहेंगे। इस बात को मैं बहुत दिन पहले से कह रहा था, लेकिन कि ये जजमेंट किसी दिन भी आ सकती है। लोगों ने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया, अब वो जजमेंट आ गई। इससे मेरी बात पे अगर कोई भी यकीन करता है तो मैं ये बात लिख के देने को तैयार हूं। इससे किसी भी वर्ग को कुछ नहीं मिलेगा। ये बात, ये जजमेंट तय करेगी कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं। और हाँ, मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बारे में केस था और इसमें शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को भी जबरदस्ती शामिल कर लिया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और फिर भी हम इस जजमेंट को परवर्स, देश को तोड़ने वाली, समाज को तोड़ने वाली, संविधान के खिलाफ ना कहें, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक तो बात यह है। तो ये जजमेंट क्या कहती है कि ये जजमेंट देखने में ये कहती है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम लोग भी इस बात को कहते हैं कि हमें, जो हमारे समाज में अलग अलग हिस्से हैं, उनको उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। हमें इसका अरेंजमेंट इंटरनल करना चाहिए। लेकिन हम इंटरनल, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है, वो इंटरनल इसका अरेंजमेंट कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो मनुवादी व्यवस्था है, वो ये हमें आपस की अंडरस्टैंडिंग करने ही नहीं देगी। अब उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। रिजर्वेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि देश में जो संसाधन है वो कम है, पहली बात। दूसरी बात कि कुछ लोगों ने संसाधनों पे डकैती मार रखी है, ताकि आम लोगों की जल्दी समझ में आ जाए। संसाधनों की चोरी कर रखी है। इसलिए उस चोरी को खत्म करके जिन लोगों का हक हजारों साल से चुरा के खाया जा रहा था मुट्ठी भर लोगों द्वारा, वो लेकर उनको वापस दिलाना। अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। इस जजमेंट से देखने में तो ये लग रहा है ना कि हर एक जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की जो विभिन्न छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं, उनके अंदर जो अलग अलग समाज हैं, उनकी भी रिजर्वेशन हो रही है। चलिए, कर दीजिए। अब रिजर्वेशन किस लिए होती है कि जो लोग अधिकार प्राप्त नहीं है, जो लोग वंचित हैं, शोषित हैं, उनको उनका अधिकार मिले। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यही था ना। तो क्या देश की आजादी के बाद से आज तक कितने साल हो गए रिजर्वेशन को शुरू हुए? आज तक किसी भी एक समाज को, शेड्यूल कास्ट के जो सब क्लास भी है उसकी, आज तक रिजर्वेशन का फायदा मिला? एक समाज को मुझे बता दीजिए, एक समाज को। क्या एक समाज का जिसके ऊपर ये झूठा या सच्चा इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये सारा का सारा रिजर्वेशन का हक खा गए, ये शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में भी एक समाज के ऊपर लगाया जा रहा है इल्जाम, और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर भी लगाया जा रहा है, क्या ये समाज अपनी संख्या से ज्यादा, क्योंकि इन समाजों की संख्या जो है वो 17% नहीं शेड्यूल कास्ट में, इस समाज की संख्या, और शेड्यूल ट्राइब में उस समाज की संख्या कोई 8% नहीं है। रिजर्वेशन कितनी जा रही है देखिए, बहुत चालाकी से 15%, जो कि शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन से कम है। ट्राइबल्स को कितनी रिजर्वेशन दी जा रही है? 7.5%, जो कि उनकी पॉपुलेशन से कम। एक तो वही चोरी। अब आगे क्या, इसमें से किसी भी समाज, कोई भी समाज खुशहाल हो गया? एक समाज के बारे में बता दीजिए। नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिजर्वेशन का जो अधिकार है वो उस समाज को भी नहीं मिला, हालांकि उसकी संख्या 17 या 15% से बहुत कम है। तो वो समाज तो ऐसा हो जाना चाहिए था कि भाई, कोई जो हमारे, जो अपने आप को जनरल कैटेगरी के कहते हैं या जनरल कैटेगरी के हैं, उनसे भी ज्यादा ताकतवर हो जाना चाहिए था। उनको तो सारी सुविधाएं एक्स्ट्रा मिल गई, डबल मिल गई, ट्रिपल मिल गई। ऐसा तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये है असली चोरी और बेईमानी। एक भी साल और आज तक एक भी बार कभी भी 15% किसी भी जगह पे कभी सीटें भरी हैं? नहीं भरी। 7%, 50% भी कभी नहीं भरी हैं। तो ये जो 7.5%, 15% में से या 8% खाली रहता है, इस खाली रहने वालों में से क्या जो बाकी समाज है उनको कभी कोई हिस्सा मिला? क्या जिस समाज के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ये दूसरों का हक मारी कर रहे हैं, खा गए हैं, वो समाज इस 8% को, जो कि खाली पड़ा हुआ है हमेशा से, उसको उन लोगों ने खा लिया या किसी और ने खा लिया? अब मैं आता हूं कि ये हमारे बचे हुए हिस्से, शेड्यूल ट्राइब में से भी 50% से ज्यादा हर साल, हर बार, हर जगह
50% से ज्यादा सीटें तो कौन खा रहा है? वो खा रहा है नॉट फाउंड सुटेबल। नॉट फाउंड सुटेबल, हर जगह नॉट फाउंड सुटेबल होता है उस व्यक्ति के लिए या उस कैंडिडेट के लिए जो सबसे ज्यादा सुटेबल होता है, जो उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं या जो एग्जाम ले रहे होते हैं, वो दे आर नेवर फाउंड सुटेबल टू टेक द एग्जाम। यानी कि एग्जाम लेने के लिए भी कभी वो उचित नहीं है और एग्जाम देने के लिए भी कभी वो उचित नहीं है, क्योंकि वो कभी भी कॉम्पिटेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से, ओबीसी कम्युनिटी से हो ही नहीं सकते। ये मेरा दावा है, इसको मैं साइंटिफिकली भी बहुत बार प्रूव कर चुका हूं। अब एक तो बात हो गई एनएफएस करके और आपको भगा दिया गया और आपकी 50% से ज्यादा सीटें खाली गई, चुरा ली गई, उस पर तो आंदोलन नहीं हुआ हमारा कोई भी। अब उसके बाद एक और कानून में प्रावधान है ना, जैसे ये यहाँ पे ये किताब रखी हुई है, आपके लिए है, ये हमारे जो जर्नलिस्ट साथी हैं, लेकिन ये आपके लिए है, इसे आप हाथ नहीं लगा सकते। इस तरह की इसे रिजर्वेशन मिल रही है, ये रखी है यहाँ पे। तो कागजों पे तो ये लिखा है कि जो 1 साल में भरी नहीं जाएंगी सीटें, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होंगी। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। तो क्या SC/ST एक्ट का मुकदमा लगता है किसी के ऊपर भी, ये तुमने सीटें चुरा के जनरल कैटेगरी में कहां कर दी? अब कानून के तरीके से और संविधान के तरीके से और जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका है उसके हिसाब से तो ये सारा बैकलॉग। दूसरी बड़ी जो चोरी पकड़ने की जो हमारे पास जरिया है वो क्या है? बैकलॉग। ये आज जितना हमारा बैकलॉग है ना, ये आजादी के बाद से जितना भी है बैकलॉग जो है वो ही जारी कर दें, बैकलॉग अपॉइंट कर दें बगैर किसी भी। आज अगर हम लोग सब आंदोलन करके ये करा लें कि जितना बैकलॉग है पहले वो भरा जाएगा सबसे पहले, उसके बाद किसी भी जनरल कैटेगरी वाले को एक भी नौकरी दी जाएगी, तो मैं ये समझता हूं कि हमारे समाज के, शेड्यूल कास्ट समाज के हर एक परिवार के पास एक नौकरी होगी, पढ़ाई में अधिकार होगा हर एक परिवार के पास, हर एक परिवार के पास, 3 बार रिपीट कर रहा हूं मैं। और उसी प्रकार से हर एक ट्राइबल परिवार के पास एक नौकरी होगी, हर एक ट्राइबल परिवार के पास देश में, और पढ़ने के सब संसाधन होंगे, नौकरियों में भी और हायर एजुकेशन में भी सबके पास, हर एक परिवार के पास एक एक सीट होगी। अब किसी के पास इसका काउंटर आर्गुमेंट है तो वो इसे काटे। तो लड़ाई और चोरी और बेईमानी कहां हो रही है? मनुवादी व्यवस्था द्वारा जो हमारी सीटें हर साल, हर जगह, हर बार 50% से ज्यादा चुरा रहे हैं और उसको कैरी फॉरवर्ड यानी कि उसको अगले साल में ट्रांसफर भी नहीं कर रहे हैं, उसको जनरल कैटेगरी में करके उसकी डकैती मार के बांट दे रहे हैं जनरल कैटेगरी वालों के पास। तो ये है बुनियादी बात कि बैकलॉग के लिए आंदोलन होना चाहिए और उसके बाद मैं देखता हूं कौन कौन बेरोजगार रह जाएगा और किसके पास नौकरी नहीं रहेगी इन दोनों समाजों के बीच। पर इस पे तो कोई आंदोलन नहीं होगा। हाँ, ये जो सब कैटेगराइजेशन होगी, अब क्या होगी? ये एक किताब की जगह छोटी छोटी 3 किताबें यहां पे आ गई टेबल पे, ठीक है। अब इसमें जो रोस्टर सिस्टम है, रोस्टर सिस्टम के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब रोस्टर सिस्टम में जो ऐसी नौकरियां होती हैं जो इतनी कम होती हैं कि वो एक नौकरी भी एक बार नहीं निकलेगी, एक बार में एक नौकरी भी नहीं निकलेगी, या कम नौकरियां निकलेंगी, परसेंटेज से भी कम नौकरियां निकलेंगी। तो रोस्टर सिस्टम के हिसाब से अब जब ये 3 जगह हिस्से बढ़ गए तो रोस्टर सिस्टम में तो एक भी नौकरी नहीं आएगी और किसी के पास भी नहीं आएगी, क्योंकि अब तो हम और भी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गए। जब 15% के हाथ एक नहीं आ रही थी रोस्टर सिस्टम में, तो अब ये 15 घट के चोरी छोटे छोटे होके 5-5 हो गए या उससे भी कम हो गए। तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना आने का। तो 3 में से या 4 में से या 10 में से किसी के हाथ भी कुछ ना आए, ये इस जजमेंट का नतीजा होने वाला है, ये इंश्योर किया है। और हम लोग हैं कि इसी बात को नहीं समझ पा रहे हैं।